महंगाई या इन्फ्लेशन को लेके पूरे विश्व के अंदर सभी देश परेशान हैं और यहाँ पे अर्जेंटीना का जो एक केस है वो बहुत ही क्यूरियस है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी देश के अंदर 20% 30% इन्फ्लेशन रेट भी जो है अच्छा माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो महंगाई की दर अगर हम देखते हैं, इन्फ्लेशन रेट अगर अर्जेंटीना में देखते हैं, ये 60% को क्रॉस कर चुका है। और यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये आगे जाके 72% तक जा सकता है। इसकी वजह से ऑलरेडी यहाँ पे सोशल टेंशन स्टार्ट हो गए हैं। पॉलिटिकल जो है उसके इम्प्लीकेशन डेफिनेटली रहेंगे। जहाँ तक चर्चा की जाए, ये जो है 30 साल के अपने उच्चतम स्तर पे है। इन्फ्लेशन 60% को क्रॉस कर चुका है और रीज़न इसके अंदर काफ़ी सारे रहेंगे। ऑलरेडी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अर्जेंटीना में हमेशा से इन्फ्लेशन एक बहुत मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू रहा है। हम देखेंगे हाइपर इन्फ्लेशन के केसेस हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 300% तक इन्फ्लेशन हम देखेंगे। रीज़न के अंदर भी जाएंगे, क्या कारण रहे उनको भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो इन्फ्लेशन का पूरा इशू है उसके अंदर रशिया यूक्रेन क्राइसिस भी है, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड सभी जगह हम देख रहे हैं। यूएस में 40 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, यूरोप में कई जगह 25 साल का रिकॉर्ड टूटता है। इंडिया के अंदर भी इन्फ्लेशन रेट अपना जो है 6% का जो हमारा कंफर्ट जोन है आरबीआई का, उसको क्रॉस कर चुका है। 7% के आसपास ये मूव कर रहा है। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उनका कंसर्न ये है कि क्या सरकार अपना कर्जा चुका पाएगी अर्जेंटीना के अंदर, ये एक कंसर्न बना हुआ है। और इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है यहाँ पे कहा जा रहा है ये 72% को भी क्रॉस कर जाएगा। ये पूरा इन्फ्लेशन का सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है कि 2017 के बाद आप देखेंगे तो बढ़ रहा है और फिर कोरोना के बाद एकदम से लगातार ये बढ़ना स्टार्ट होता है। रीज़न के अंदर जाएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंडिया या फिर जो और कंट्रीज़ हैं उनके लिए क्या यहाँ पे लेसन्स हैं, उनके लिए क्या यहाँ पे सबक हैं। वो भी हम ले रहे हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक आर्टिकल से है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। ये यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस के लिए आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आज शाम को मतलब रात को 9 बजे, 9:15 आपकी क्लास है क्रैक प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज के लिए। उसके लिए ज्वाइन करना ना भूलें। पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा हर संडे आपका फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसमें मैकबुक, आईपैड जैसे प्राइज आप जीत सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूज दैन लोग कोड आरबी लाइव फॉर दिस फ्री टेस्ट। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको मेंस टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रोग्राम और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज अलग से अवेलेबल कराई जा रही है। जहां तक हम अर्जेंटीना की बात करें तो यहाँ पे इन्फ्लेशन हमेशा से एक मेजर फैक्टर रहा है, मतलब हमेशा से मैक्रो इकोनॉमिक इशू रहा है। महंगाई यहाँ पे बहुत एक बड़ा मुद्दा हमेशा से ही रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें 1975 से 1990 तक, तो एनुअल जो रेट निकल के आता है, एवरेज रेट निकल के आता है 300% तक आता है। हालांकि और यही चीज़ हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाती है 1989 के अंदर। एक्सप्लोसिव एनुअल रेट ऑफ मोर देन 1000%, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन पे चला गया है। फिर इन्होंने प्रयास किए, तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो करेंसी है अर्जेंटीना की, पैसो जो है, उसको पैक कर दिया डॉलर से पैक कर दिया। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आप डॉलर के मुकाबले इसकी एक फिक्स प्राइस कर देंगे, जिससे थोड़ा सा करेंसी स्टेबिलिटी बन जाएगी। तो ये पैग आपका वर्क करता है 2001 तक। 2001 में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है और ये पैग आपका वापस से मतलब वर्क नहीं करता है। और उसके बाद हम देखते हैं 2002 के बाद वापस से इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर एक मैटर ये भी रहा, और इसको एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट भी किया, कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे जानबूझ के इन्फ्लेशन के जो फिगर हैं उनको गलत दर्शाया, जिससे इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो कम आए। और इस चीज़ को करेक्ट किया गया 2015 के बाद में। तो 2015 के अंदर इन्फ्लेशन और कम आएगी, इससे पीछे जाएंगे तो, और फिर 2016 में एकदम से ये बढ़ रहा है, आप देखोगे 30% तक जा रहा है। तो इसका रीज़न ये रहा कि जो डेटा है उसको करेक्ट किया गया। शुरुआती दौर में उसमें मैनिपुलेशन किया जा रहा था। अब आते हैं इन्फ्लेशन बढ़ क्यों रहा है हमेशा। तो आप देखोगे यहाँ पे मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा इन्होंने इंक्रीज़ की हुई है। गवर्नमेंट का जो घाटा है, जिसे हम फिजिकल डेफिसिट भी कहते हैं, तो गवर्नमेंट का घाटा, फिजिकल डेफिसिट या जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट अपना डेफिसिट यहाँ पे फाइनेंस करेगी, तो वो कहेगी कि नई करेंसी आप छापिए। तो नई करेंसी जब छापी जाएगी, नया मनी जब प्रिंट किया जाएगा, तो वो क्या करेगा, जब मार्केट में आएगा तो मनी सप्लाई को बढ़ाएगा। अब इतनी तेज़ी से आप मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, जितनी तेज़ी से आपकी गुड्स की और सर्विसेज की सप्लाई नहीं बढ़ रही, तो ऑब्वियसली आपकी महंगाई तेज़ी से बढ़ेगी। तो एक ये मेजर रीज़न रहा। हालांकि अभी भी ये डिबेटेबल रहता है कि क्यों अर्जेंटीना के अंदर ही इतनी ज़्यादा ये इश्यूज़ हैं। और आप देखोगे और काफ़ी सारी लैटिन अमेरिकन इकोनॉमीज़ हैं, अगर हम वेनेजुएला की बात करें। बट मेजर रीज़न इसके आसपास आपके रहेंगे। अभी रिसेंट टर्म में महंगाई एकदम से क्यों हो रही है, तो उसमें रशिया यूक्रेन क्राइसिस का भी रोल है। फूड प्राइसेस हैं, ऑयल प्राइसेस हैं, ये सब इंक्रीज हो रही हैं। अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें अर्जेंटीना इकोनॉमी पे, तो देखिए इम्पैक्ट क्या होगा, यही इम्पैक्ट इंडिया पे भी रहेंगे, कॉमन इम्पैक्ट है। अगर इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, तो फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाएंगी।
ठीक है ना। अब इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अगर बढ़ती जा रही है तो अगर आप बोरो करोगे तो आपको बोरो बहुत महंगी ब्याज दरों पे करना पड़ेगा, तो उसके अंदर एक केस हो जाएगा, क्योंकि अगर आपकी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे कोई भी बोरो नहीं करना पड़ चाहेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है। इवन गवर्नमेंट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 25% तक या उससे ज़्यादा भी पे करना पड़ रहा है। बिजनेस की अगर हम चर्चा करें, बिजनेसेस आर रिलेक्टेंट टू बोरो। बिजनेस क्यों यहाँ पे उधार नहीं लेना चाह रहे हैं? क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि प्रीवियसली इन्फ्लेशन का क्राइसिस कितना बड़ा था, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से चेंज हो सकती है। तो अगर इंटरेस्ट रेट एकदम से इतनी तेज़ी से आप बढ़ा दोगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसका पेमेंट करना, है ना। कंपनियां दिवालियां हो सकती हैं, इतनी फ्लक्चुएशन यहाँ पे हमने पुराने केसेस में देखी है। स्पेशली 1989 में हमने हाइपर इन्फ्लेशन देखा। तो बिजनेसेस इस सिनेरियो के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब सतर्क हैं, वो उधार नहीं लेना चाह रहे। यही कंडीशन हाउस होल्ड की है, वो होम लोन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उनको यहाँ पे करनी पड़ रही है। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल फॉर अ हाउस होल्ड टू यूज़ होम लोन टू बाई ए होम। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आने वाले टाइम में जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर क्या होगी। क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, मान लीजिए एक ब्रेड का पैकेट आज की तारीख में 40 रुपये का आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट ईयर इसकी जो प्राइस है ये बढ़ के पता नहीं कितनी हो जाएगी, 100 रुपये हो जाएगी, 150 रुपये हो जाएगी, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो जो करेंसी की वैल्यू है, परचेजिंग पावर है, उसके बारे में आप श्योर नहीं हो, इसलिए यहाँ पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकती हैं कि यहाँ पे ये इसके लिए भी नहीं जा रहे हैं, और लेंडर्स भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? मान लीजिए अगर आज उन्होंने 20 लाख का क्रेडिट दिया, तो आज के टाइम पे उसकी परचेजिंग पावर 20 लाख है, लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद उनको पता नहीं है कि 20 लाख की परचेजिंग पावर क्या रहेगी, बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये इतने नुकसान यहाँ पे हैं। लेकिन अभी भी एक चीज़ अच्छी है कि अर्जेंटीना में हमें देखने को मिल रहा है कि कंजम्पशन लेवल ज़्यादा है ना। कंजम्पशन लेवल ज़्यादा है क्योंकि अर्जेंटीना में लोग हाई इन्फ्लेशन के लिए एक उनका रूटीन हो चुका है, कस्टम हो चुके हैं। तो 20-30% तक वो यहाँ पे मैनेज अभी भी कर सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए क्या यहाँ पे लर्निंग्स हैं, या क्या हमारे लिए यहाँ पे इंडिया के लिए क्या यहाँ पे चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आर्टिकल से हम चीज़ ले रहे हैं, जिसे हार्वर्ड के एक प्रोफेसर है ना, इन्होंने लिखा है। तो देखिए अर्जेंटीना के अंदर जब जिस तरह की चीज़ें रही, वहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप अपना जो अर्जेंटीना का जो पैसा है उसे आप डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, और कंट्री के बाहर ले जा सकते हो। तब ये चीज़ जब अलाउ की गई तो लोगों ने, जो भी वेल्दी इंडिविजुअल्स थे, उन्होंने अपना अर्जेंटीना के अंदर जो पैसा है उसको डॉलर में कन्वर्ट किया, और कहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया? यूएसए में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। एक टाइम ये हो गया कि यूएसए के अंदर इन्वेस्टमेंट लोगों का ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अर्जेंटीना की जो डोमेस्टिक करेंसी है वो परचेजिंग पावर कितनी उसकी रहेगी नहीं पता है हमें, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इतनी ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? आउटफ्लो स्टार्ट हुआ, फंड्स का आउटफ्लो स्टार्ट हुआ। जब कैपिटल आपके कंट्री से बाहर जा रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे भी दिक्कत आएगी, और इन्वेस्टमेंट तो नेगेटिवली हैम्पर हो ही रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें प्राइस स्टेबिलिटी या इन्फ्लेशन को कंट्रोल अगर करना है तो उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी है। पॉलिटिकल कॉस्ट मतलब सरकार यहाँ पे देखिए कोई भी सरकार आती है तो वो प्रॉमिस करके आती है कि हम इतने जो है इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, विकास करेंगे, इतनी सारी जॉब्स क्रिएट करेंगे, वो सब चीज़ें। तो अब आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो आपको मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा। अगर आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो गया, बिजनेस के लिए लोन लेना महंगा हो गया है, उनका एक्सपेंशन कम हो जाएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जब कम हो जाएगी तो जॉब्स भी कम क्रिएट होंगी। फाइन। तो आपका जीडीपी डिक्लाइन कर रहा है, जॉब मार्केट पे नेगेटिव प्रेशर हो रहा है बिकॉज ऑफ टाइट मनी सप्लाई एंड हाई इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे इसके अंदर पॉलिटिकल कॉस्ट इन्वॉल्व है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाँ, शॉर्ट टर्म आपको यहाँ पे जो गेन है उसको छोड़ना पड़ेगा फॉर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। आपके जो लॉन्ग टर्म गोल हैं कि आप करेक्ट करें इन्फ्लेशन को, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल कॉस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है। यही कंडीशन अर्जेंटीना की भी है। तो इंडिया को भी यहाँ पे टफ डिसीजन लेने होंगे। इन्फ्लेशन जो है आरबीआई के जो कंफर्टेबल ब्रैकेट है 6% को क्रॉस कर चुका है। और जो लेसन है इसमें प्राइस स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये फ्रेजाइल है। इन्फ्लेशन रेट जो है बहुत तेज़ी से आपकी बढ़ सकती है, बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से आपकी बढ़ सकती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। इंडिया के अंदर रिस्क फैक्टर इसलिए हैं क्योंकि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये आपका डबल डिजिट में चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अब होलसेल पे जो प्राइसेस हैं वो अगर ज़्यादा हैं तो कभी ना कभी रिटेल पे जो आम आदमी पे कर रहा है प्राइस, जिसे हम CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से माप रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। तो आने वाले टाइम में ये इन्फ्लेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा है, उसको उसी तरह से मैनेज किया जाना चाहिए।
लोगों की जो मेमोरी है, नेगेटिव जो इफ़ेक्ट रहा है इन्फ्लेशन का, वो बहुत लंबी होती है। और इसी वजह से आप देखोगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन इज़ अगेन वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो नेगेटिवली इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रही है। और अर्जेंटीना के केस में ऐसा है, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पे हमेशा से ये केस रहा है जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। 1989 का हाइपर इन्फ्लेशन का केस है। तो अगर आपको प्राइस स्टेबिलिटी अचीव करनी है, अचीव ही नहीं करनी, उसको मेंटेन भी करना है, क्योंकि अर्जेंटीना ने अचीव तो करी लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो मेंटेन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा और कॉन्स्टेंटली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करने की जिम्मेदारी आप पे रहेगी। जहाँ तक इंडिया की हम बात करें, रिसेंटली जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अरविंद सुब्रमण्यम, इनका एक आर्टिकल रहा जहाँ पे इन्होंने आरबीआई को क्रिटिसाइज़ किया कि आप इन्फ्लेशन के फ्रंट पे आप थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। आपको इन्फ्लेशन को पहले ही टारगेट करना चाहिए था। 6% आपका जब ऑब्जेक्टिव है 6% को क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे आपने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट किया, मतलब मनी सप्लाई को कम करने का जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया, वो थोड़ी देर से आपने किया। तो इसको लेके क्रिटिसाइज़ किया गया है। फिर सेंट्रल बैंक आरबीआई की तरफ से जो है एक सडन जो है रेट इंक्रीज़ किया गया था। लेकिन अभी भी आरबीआई यही कह रहा है कि हम यहाँ पे पूरा प्रयास कर रहे हैं एंड वी आर होपफुल कि इंडिया में भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, क्योंकि इसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है ओवरऑल इकोनॉमी। और सबसे बड़ी बात है, आम आदमी या गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक इन्फ्लेशन होता है। तो दिस इज़ ऑल। पीडीएफ सेशन का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। अनअकैडमी से आप फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस, आप पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज जैसे रिसोर्सेज मिलते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपका जीएस सी सेट ऑप्शनल इंक्लूड हो जाता है। यूज़ द आरबी लाइव कोड टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली कैन गो फॉर आइकॉनिक। केवल जीएस के लिए जा रहे हो तो केवल जीएस की ये फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है। आइकॉनिक में आपको ये बुकलेट मिल रही है प्रीलिम्स की, जिसके अंदर लगभग 10,000 एमसीक्यूज़ हैं। ये 25 तारीख तक आपका ऑफर है। आइकॉनिक में लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट हैं। नए बैचेस 22 जून आज से स्टार्ट हुए हैं, जिनमें आप सिलेबस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल की ये फ़ीस है, और ऑप्शनल काफ़ी सारे नए स्टार्ट हुए हैं जिनके लिए आप जा सकते हैं। डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए अलग से टीम है। 0% ईएमआई का ऑप्शन आपको दिया जाता है। पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। So that's all for today. Don't forget to like, share, subscribe. All the best. Have a great day.